नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने मेरे पुराने कई वीडियोस देखे होंगे और उम्मीद है वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। उससे आपकी जानकारी भी काफ़ी बड़ी होगी। और अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो कृपया उसे लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस बनाने का हमें मौका मिल सके। देखिए, अब केसेस, कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी के ऊपर केस लगा देती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि केसेस जो भी फाइल करती हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो उस केस में कई बार झूठी एलिगेशंस लगा दी जाती हैं। तो चाहे वो 498 का केस हो, चाहे वो सिंपल हर्ट का केस हो कि मुझे मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, जा बाहर मेरी लड़ाई हो गई, कोई भी किसी तरह की भी एलिगेशंस होती हैं। एलिगेशंस अब वो कितनी सही है कितनी झूठी, ये तो कोर्ट डिसाइड करती है। अब कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन पर नहीं डिसाइड करती, जो लॉ जो बना है उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट को भी चलना होता है। तो पुलिस का काम है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड करके वो चार्जशीट फाइल कर देना और कोर्ट के समक्ष रख देना। अब ये मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब का काम होता है कि उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का एग्जामिनेशन होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो अब उस क्रॉस एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन चीफ दोनों साथ मिलते हैं, तब जाके एक एविडेंस बनता है। तो ये देखा जाए तब ये वो आदमी ने, जब किसी पर्सन ने कितना सही बोला है अपनी स्टेटमेंट, कितनी झूठ बोला है, ये कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है। वो डिसाइड किसके आधार पे करती है? ये कानूनन डिसाइड किया जाता है। उसका वो सेक्शंस बने हुए हैं, ये एक कानून बना हुआ है, उसे कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जितनी भी कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हों, क्रिमिनल कोर्ट्स हों, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडीज हैं, उसमें जब इंडियन एविडेंस एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो अगर उस कोर्ट में लागू होते हैं, तो कोर्ट को बाइंडेड होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली चलना। तो आइए हम पहले इस सेक्शन पर गौर करते हैं कि मान लीजिए एक पार्टी ने एक दूसरी पर्सन के ऊपर झूठी एलिगेशंस लगा दी, और कोर्ट किस तरीके से उस एलिगेशंस को एनालाइज करता है और किस तरह से पाता है कि वो एलिगेशंस जो है वो सही है कि गलत है कि या फिर आफ्टर थॉट है। तो एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इस चीज को डिसाइड करने के लिए। तो वो अक्सर जजमेंट में, कोर्ट्स की जो जजमेंट्स में अब सेक्शन का नाम लिखा नहीं जाता, लेकिन कोर्ट जो है अपने ऑर्डर में लिख देता है कि क्या देता है कि लेक्यूना है स्टेटमेंट में, काफी मिसिंग लिंक्स हैं, इस तरह के ऑर्डर्स में लिख दिया जाता है, जो कि अक्यूज्ड के फेवर में जाती हैं। और कि सारा काम प्रोसिक्यूशन का होता है प्रूव करना कि ये केस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर सका। लेकिन जब स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ती है कोर्ट को देखने के बाद ही एनालाइज करती है कि इस स्टेटमेंट में ये कमियां है। अब वो जो ध्यान से पढ़ती है और इसमें कमियां ढूंढती है, वो किसके आधार पर ढूंढी जाती है, वो देखा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी कानून बना हुआ है जो कि 1872 में बना है, और समय समय पे कुछ सेक्शंस के संशोधन होते रहे हैं। तो आइए हम पहले इसके कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उस पर हम गौर करते हैं। ये सेक्शन वहां लागू होगा जहां कंप्लेनेंट या कोई इंजर्ड पर्सन अपनी गवाही देता है और स्टेटमेंट देता है पुलिस को, और वही विटनेस बॉक्स में आकर बोलता है। तो अब हम उस सेक्शन के ऊपर गौर करते हैं। वो सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आइए गौर करते हैं इसमें क्या लिखा है सेक्शन में। इसमें लिखा है द रेलिवेंसी of facts forming part of the same transaction। ये सेक्शन 6 का ये हेडिंग है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। फिर इसको एक्सप्लेन किया है, फैक्ट्स तथ्य विच कॉमा डाला है आगे, दो नॉट इन इशू जो कि इशू में नहीं है, फिर आगे लिखा है कॉमा डाल के आर, मींस फैक्ट्स विच आर so connected with the facts in issue as to form the part of the same transaction, as to form the part of the same transaction are relevant whether they occurred at same time and place or at different time or place। means इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल गई कि जो फैक्ट्स जो हैं जो कनेक्टेड है फैक्ट्स इशू के साथ, जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन का जो पार्ट है, अब वो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं whether they occurred at same time
एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम और प्लेसेस। तो फिर इसका इलस्ट्रेशन पे देखी, इलस्ट्रेशंस भी बताई हैं इस एक्ट के अंदर। इलस्ट्रेशंस के आधार पे ही कोर्ट जो है निर्णय सुनाती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट्स हो, चाहे निचली कोर्ट्स हो। तो ये इसमें लिखा है सेक्शन ए में, ए पोर्शन, ए इज द अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। मान लीजिए ए ने अक्यूज, ए जो पार्टी है वो उसके ऊपर आरोप लगाया है कि मर्डर कर दिया उसने बी का बाय बीटिंग हिम। फिर फुल स्टॉप लिखा है, फिर लिखा है व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी और द बायस्टैंडर्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली, देखिए यहाँ लिखा है शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट वाज द फाउंड द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। मींस कि ए के ऊपर आरोप लगाया है कि बी ने उसका मर्डर कर दिया है, बी का मर्डर हो गया है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए के ऊपर आरोप लगाया कि उसने बी का मर्डर कर दिया मार पीट के। तो जो भी कहा गया है ए और बी ने, और जब बायस्टैंडर जो आसपास के जो आई विटनेस थे एट द बीटिंग के टाइम, और शॉर्टली, और ये लिखा और सो शॉर्टली मींस इमीडिएटली, बिफोर और आफ्टर टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो मींस इस पे क्या लिखा है इज अ रेलेवेंट फैक्ट। जो लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा, जो ए और बी ने उस दौरान कहा, वो जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा शॉर्टली और बिफोर और आफ्टर। जब इवेंट हुआ बिफोर और आफ्टर, सो शॉर्टली इज अ रेलेवेंट फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी अगर पर्सन कंसर्न किसी पे एलिगेशंस लगाता है, अब एलिगेशन लगाने के बाद जब इवेंट हुआ हो और घर चला जाए और या फिर चुपचाप साइलेंट रह जाए और उसके 2 महीना 3 महीने के बाद कहे कि मुझे मारा पीटा है या फिर जो इंजर्ड किया किसी तरीके से, या किसी प्रकार से हानि पहुंचाई है, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं आता है। तो ये सेक्शन जो है ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है। जो सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा, कोर्ट तभी कहेगी कि एविडेंस एडमिसिबल है। तो मींस कोई इवेंट हुआ हो, किसी के ए ने बी को इंजर्ड किया हो या बी ने सी को इंजर्ड किया हो, बी इंजरी होने के टाइम या इंजर्ड होने के टाइम साइलेंट बैठ जाए और थोड़े दिन बाद जाके कंप्लेंट लगा दे, तो कोर्ट कहती है कि वो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं होता, क्योंकि एक फैब्रिकेटेड स्टोरी टाइम करने का अवसर मिल जाता है उसको। क्योंकि कोर्ट बिलीव करती है, कानून बिलीव करता है कि जब भी कोई इवेंट होता है उसी टाइम रिपोर्ट की जाए, उसी टाइम बताया जाए, तब उसमें अल्टरेशन की गुंजाइश कम हो जाती है। तो थोड़ा सा एक मैं जजमेंट के ऊपर दिखाना चाहूंगा आपको, वो जजमेंट को भी आप देखिए, वो काफी ज्यादा रेलेवेंट होगी जब ट्रायल चल रहा हो और आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट हो, जब आर्ग्यूमेंट बहस हो रही हो, तो ये जजमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं इस जजमेंट को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, ये जजमेंट थी स्टेट, आप इसको देख लीजिए, इसका जो हेडिंग्स है और टाइटल्स है, ये थी क्रिमिनल अपील 445/2013 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस, रिस्पोंडेंट का जो नाम है ये इस जजमेंट है। मैं इस जजमेंट के फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, जिसमें जो कोर्ट ने एनालाइज किया था, सेक्शन 6 का जो एनालिसिस किया था उस पे जाता हूं। तो ये जजमेंट काफी 60 पेज की है, तो मैं इसके पेज नंबर 28 पे जाता हूं। उस 28 पे कोर्ट ने इस पे एनालिसिस किया, जो कि सेक्शन 6 के को इंटरप्रिटेशन निकाली है कोर्ट ने। तो ये देखिए सेक्शन पेज नंबर 28 पे देखिए। हाँ जी, हाँ, तो देखिए इसमें इस जजमेंट में कोर्ट ने पिछली जजमेंट जो 1996 में जो दी गई थी, उस जजमेंट का रेफरेंस लिया। तो कोर्ट ने कहा रिलायंस वाज प्लेस्ड इन द डिसीजन रेंडर्ड इन जंटीला विजया वर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, where this court held that the principle embodied in section 6 of the Indian Evidence Act is expressed as res geste or res geste, जो भी कहिए इसको, the rule of res geste it was held is an exception to the general rule that hearsay evidence is not admissible। कि जिन लोगों ने कोई इवेंट नहीं देखा है, जिन्होंने सिर्फ सुना है और सुन के बता रहे हैं, वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। आगे फिर बताया रैशनल क्या बताया इन्होंने
the rationale of making such statements or facts admissible under Section 6 of in the Evidence Act, it was pointed out, was on the account of spontaneity and immediacy of such statement or fact in relation to the facts in issue. उन्होंने बताया कि सेक्शन 6 जिसे रेस गेस्टे भी कहते हैं, जो उनकी डेफिनेशन है, जो सेक्शन 6 को एक रेस गेस्टे भी कहा जाता है, तो उसमें बताया है कि इस सेक्शन का जो रेलेवेंट क्या था, रैशनल क्या था, रैशनल ये था कि it was pointed out was on the count of spontaneity and immediacy of such statement of fact, कि उसी वक्त बोला जाए और immediacy के साथ बोला जाए, जो कि relation of facts और issue के साथ। फिर लिखा आगे क्या बताया उन्होंने, and thereafter such facts or statements are treated as a part of the same transaction. In other words, to be relevant under Section 6 of Indian Evidence Act, such statements must have been made contemporaneously or with the fact in issue or at least immediately thereupon and in conjunction therewith. तो मतलब कोर्ट ने कहा कि अदर वर्ड्स सेक्शन 6 का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट जो दी जाती है उस जब इवेंट हो रहा हो तब, जो कि फैक्ट्स एंड इशू के साथ हो, और एट लीस्ट, साथ में ये वर्ड भी लिखा है, और एट लीस्ट इमीडिएटली, उसी वक्त, तुरंत दी जानी चाहिए। फिर आगे बताया उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है, if there is an interval between the facts and issue and facts sought to be proved, then such statement cannot be described as falling in the res gestae concept। तो साफ साफ क्लियर हो गया कि जब इंटरवल आ गया, अब तो सारे केस की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। देखिए ये साफ साफ आ गया कि जब if there is an interval between the facts and issue and facts sought to be proved, then such statement cannot be described as falling in the res gestae concept। तो मींस कोई बीच में इंटरवल आ गया, मींस गैप आ गया, तो वो चीज, वो स्टेटमेंट रेस गेस्टे के अंदर नहीं फॉल होती है। तो फिर इन्होंने आगे जजमेंट के ऊपर बताया, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। उस जजमेंट को छोड़ के हम आगे थोड़ा सा होड़ बढ़ते हैं, जो कि इस उन्होंने अपने केस में भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन निकाला। वो देखिए पेज नंबर 30 पे चलते हैं। तो इसमें आगे बताया, इन आवर, अब कोर्ट ने इस जजमेंट का अपना रेफरेंस, अपना ओपिनियन दिया। इन आवर कंसीडर्ड व्यू, द टेस्ट टू डिटरमाइन the admissibility under the rule of res gestae is embodied, in other words, so connected with the facts in issue as to the form a part of the same transaction. It is therefore that for describing the concept of res gestae, one would need to examine whether the fact is such as can be described as the use of the words, phrases such as contemporaneously arising out of the occurrence, actions having a live link to the facts, acts perceived as a part of the occurrence, or exclamations arising out of the fact, spontaneous reactions to the fact and like। तो इन्होंने फिर ब्रैकेट में ये भी लिखा, ऑफ हर्ट, सीकिंग टू हेल्प, डिसबिलीफ, कॉशनिंग एंड लाइक। तो कहा है कोर्ट ने कि जो भी इवेंट हुआ हो, कंटेम्परेनियसली हुआ हो, अराइजिंग आउट ऑफ द अकरेंस, और उनका लिंक होना चाहिए उस फैक्ट के साथ, तो ये चीज एडमिसिबल तभी हो पाएगी। फिर आगे ये लिखा आगे उन्होंने, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्क्राइब। देखिए इलस्ट्रेशन जो मैंने पहले बताई थी, इलस्ट्रेशन जो थी कि ए हैड मर्डर्ड बी, तो वट एवर जो ए हैज सेड और बी के बाईपासर्स ने जो भी देखा हो, तो वो जो पोर्शन था वो सेम एट द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन गिना जाएगा। तो यही चीज उन्होंने कोर्ट ने भी इलस्ट्रेशन ए का बताया ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए का ही ये सेक्शन रेफरेंस दिया है इलस्ट्रेशंस का। A is accused of murder of B by beating him. Whatever said was or done by A or B or bystander, it beatings shortly after, before or it formed the part of the same transaction is a relevant fact। तो यहाँ पर भी इस कोर्ट ने उस इलस्ट्रेशन का हवाला, मतलब का रेफरेंस दिया। तो उसमें बोला आगे, स्पेशली इन कंजंक्शन द वर्ड आर सो कनेक्टेड with the facts and issue to form the part of the same transaction in a manner described from approaching the characterized above, we are satisfied। फिर आगे कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया। तो इलस्ट्रेशंस का भी एग्जांपल दिया उन्होंने। कोर्ट ने यही बताया कि जो भी इवेंट हुआ हो, ताकि रैशनल क्या था कि स्पॉन्टेनिटी
उसी बात बताया जाए और इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट होती है उसके बाद का ही हमें रैशनल देखा जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट्स उसके अंदर आ रही है तभी सेक्शन 6 को कवर्ड करेगी, अदरवाइज कोई इंटरवल है, कोई मिसिंग लिंक्स हैं, तो ये सेक्शन 6 के अंदर नहीं कवर्ड होंगी। तो इसी आधार पे जो भी कोई झूठी गवाही देते हैं या आफ्टर थॉट्स स्टेटमेंट्स देते हैं, वो स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नहीं होती। कोर्ट यही कहता है कि माननीय कोर्ट यही कहते हैं कि इसके जो स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा लैक्यूना है, सेवरल मिसिंग लिंक्स हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैप है वो कंप्लेनेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाया है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो अक्यूज्ड के फेवर में निर्णय देती है। ये केसेस सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है जो लोग आफ्टर थॉट, ये सेक्शन जो है उस पे एप्लीकेबल है जो आफ्टर थॉट झूठी एलिगेशंस लगाते हैं अपनी कंप्लेंट में। तो कोर्ट उनकी सारी एलिगेशंस को खारिज कर देती है, वो एडमिसिबल नहीं गिनी जाती है जब कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया था। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इस तरह के वीडियोस आपके साथ समक्ष समय समय पर लाते रहें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।